हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह पहचानना है। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, या ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, या ऑप्शन डी अल्पप्राण। तो अयोगवाह किस के अंतर्गत आते हैं? तो विसर्ग जो है अयोगवाह, और दो अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की संख्या दो होती है। तो ये ऑप्शन ए विसर्ग जो है अयोगवाह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश स्वर है? तो पश स्वर ज्ञात करना है हमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। तो पश स्वर कौन सा है? तो पश स्वर होता है बड़ा आ। पश स्वर 5 होते हैं। जीवा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है वर्णों को, स्वरों को। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वरों में ई, छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य स्वर में आ, छोटा आ आता है। बाकी सभी स्वर जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है। तो श जो है तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ये और श दो तालव्य व्यंजन है, और च वर्ग के सारे वर्ण तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के ये संयोग से बना है? तो ज्ञ ज्ञानी वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए जय हुए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। तो सही उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? जय हलन प्लस वह के अंतर्गत से योग से बना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के, छ के, त्र के, या ज्ञा के? तो ये इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है, कै के बाद आता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो प्रत्येक पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये पांचवा वर्ण है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, या शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, या पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा यही डी ऑप्शन सही है हमारा। पहले ध्वनि, पहले ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंठ ओष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ओष्ठीय ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए औ है, ए है, का है, या ता है। इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो कंठ ओष्ठीय जो बनता है ऑप्शन ए। और ये कंठी है, ये कंठालव भी है, ये दंती है। हमारा अगला प्रश्न है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा किस व्यंजन? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है, या ओष्ठीय है। तो यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण
वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और सभी स्वर अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। हमें ऑप्शन देख के उचित ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा दो है यहाँ पर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण और सभी स्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सभी जानते हैं 11 है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, 8 है, 9 है, 13 है या 14 है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे, क्योंकि दो आयोग वाह को जोड़ करके इन्होंने 13 संख्या बताई है। तो हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर या वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचम अक्षर। तो मैंने बताया था ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्त अक्षर है? तो ये अयोगवाह है दोनों। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है? तो आ, उ, ए। तो इसका स्वर ये व्यंजन है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नीचे यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी अगर नीचे वाला होंठ काट दिया जाए तो? ऑप्शन ए ला या ऑप्शन बी बा या ऑप्शन सी धा या ऑप्शन डी खा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी बा। ओष्ठीय वर्ण जो है बोलने में मुश्किल होगी, उच्चारण में सही से नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है, अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कंठीय, तालव्य, वर्षीय, दंतीय, ओष्ठीय या तालव्य, कंठीय, ओष्ठीय, दंतीय, वर्षीय या दंतीय, ओष्ठीय, कंठीय, वर्षीय, तालव्य। ऑप्शन डी ओष्ठीय, वर्षीय, तालव्य, कंठीय, दंतीय। तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंठीय है, तालव्य है, वर्षीय है, फिर दंतीय है और ओष्ठीय है। इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में से ट वर्ग का कौन सा वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारे दो हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये स्वर है और ये क कंठी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो तालव्य च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण तालव्य के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। बी मूर्धन्य और सी दंती और डी ओष्ठीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं?
तो निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठीय ध्वनि को पहचानना है। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। कंठीय ध्वनि हमारी ऑप्शन ए है। क बार कंठीय ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, श, स, है कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? अंत्यस्थ कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं, या इनमें से कुछ नहीं? तो हमारा अगला प्रश्न है, ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, या 8 प्रकार की? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ई च छ ज झ में आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठी से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, ओष्ठ्य से होता है? तो इसका उच्चारण जो है, उच्चारण तालव्य से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घोष वर्ण है? तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ज है, क है, च है, या ट है? तो अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये घोष पूछ रहा है, या कह सकते हैं सघोष पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नहीं होगा, और टे नहीं होगा, ना कै होगा, ना चे होगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 30 है, 20 है, या 35 है? तो कछटतब यानी पांचों वर्णों के प्रत्येक वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो उनकी संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि, या संधि विच्छेद? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो उसको वर्ण विच्छेद कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा बी। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं? तो इनको हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ्य है, दंत ओष्ठ्य है, कंठ तालव्य है, या ओष्ठ्य है? तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, कंठ तालव्य उनका उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है, या डी है? तो ओष्ठ्य ऑप्शन डी सही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग है, ज है, व है, या स है? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ल, व, 4 होते हैं। तो एक बार इनमें है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। त्रय किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्रय किन वर्णों के सहयोग से बना है? तय प्लस आ, तय हलंत प्लस रा, तय प्लस रा हलंत, या त्रय प्लस हलंत प्लस आ? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर या वर्ग का चौथा अक्षर या वर्ग का पंचम अक्षर? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, वर्ग का पंचम अक्षर। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो खा है, गे है, घे है या ढ है, ठ ठ ठ ठ है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, गे है। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? इसका उचित ऑप्शन है 2 प्रकार के, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, हास्य स्वर में या प्लित स्वर में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा प्लित स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? वर्षीय, कंठीय, तालव्य या दंतीय? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा तालव्य के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इनमें से दीर्घ स्वर देखना है, ये हास्य स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, एक संयुक्त स्वर है और ये भी संयुक्त स्वर है। तो हमें दीर्घ स्वर देखना है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? शब्द को भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 4 है, 7 है या 2 है? तो हस्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लित स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ओम या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्लित स्वर जो है ऑप्शन ए सही है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लस स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। वर्ण में स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है।